हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, मैंने सीटीएससी की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं इकोनॉमिक्स के रोज 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगी ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें मैंने थोड़ा डिले कर दिया बिकॉज कुछ तो मैं बहुत ही बिजी शेड्यूल में हूँ। नंबर 2, मैं थोड़ा बीमार हूँ, इस वजह से मैं डेली रूटीन बेसिस पे आपको वीडियो नहीं दे पाई। बट आज से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको टाइम से वीडियो जो है वो मिल जाए। मतलब 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने चलाई थी वो कंटिन्यू बेसिस के ऊपर चलती रही। तो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, डैश मीन्स डिजाइनिंग एंड शेपिंग द सोसाइको इकोनॉमिक प्रोसेस इन सच अ वे सो एज टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। ऐसी कौन सी डिजाइनिंग और शेपिंग है जिसमें हम इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं? तो ये बेटा होती है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग ही एक ऐसी डिजाइनिंग और शेपिंग है जो कि इकोनॉमिक प्रोसेस में हेल्प करती है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया फॉलोज अ सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया में जो फॉलो किया जाता है वो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। क्या ये बात सही है? ट्रू, फॉल्स या पार्शियली फॉल्स, या कौन सा ऑप्शन इसमें जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जाएगा बेटा। इसमें इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि इंडिया के अंदर सोशलिस्ट पैटर्न नहीं है, इंडिया के अंदर मिक्स्ड पैटर्न लिया गया है। इंडिया के अंदर मिक्स्ड पैटर्न का मतलब है गवर्नमेंट की भी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट ऑन जो बिजनेस है वो भी आपको मिल जाएंगे, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल ऑन चीजें हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों की ओनरशिप होती है, ऐसी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी होती है। और हमारे इंडिया के अंदर मिक्स्ड है, ना कि सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में सिर्फ गवर्नमेंट आती है। नंबर 3, long term plan are prosperous in the nature and referred to as a perspective plan। जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो बिल्कुल प्रोस्पेक्टिव टाइप का होता है, और हम इन्हें पर्सपेक्टिव प्लान्स बोलते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या जाएगा? फॉल्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो पर्सपेक्टिव नहीं होते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, डैश implies setting up an upper limit of the land that could be owned by a landowner। देखिए बेटा, ये कह रहे हैं कि डैश implies setting up a upper limit। एक अपर लिमिट जो है वो सेट कर दी जाती है लैंड के लिए, जो कि ओन नहीं होती है लैंड ओनर की, मतलब लैंड ओनर की वो नहीं होती है। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? कहने का मतलब हमारी जो जमीन है वो अलग अलग लोगों के हाथों में होती है, और गवर्नमेंट उसे क्या कर देती है, उसकी एक अपर लिमिट सेट कर देती है कि इस लिमिट के बाद में ये जमीन आपकी नहीं होगी। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है? लैंड फ्रेगमेंटेशन? नहीं, क्योंकि लैंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बिखरी हुई जमीन। लैंड सेलिंग? बिल्कुल इसका मतलब आएगा लैंड सेलिंग, क्योंकि लैंड सेलिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिमिट फिक्स कर दी जाती है लैंड की कि इस पर्टिकुलर बंदे के पास इतनी लैंड होगी। इसका ऑप्शन जाएगा बी। देन आते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे। इसमें आपको जो है करेक्ट कॉम्बिनेशन को जो है वो मैच करना है, वो कौन सा हो सकता है? तो देखिए बेटा, लैंड सेलिंग अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो लैंड सेलिंग क्या आ जाएगा? फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग फॉर एन इंडिविजुअल। नंबर 2 है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है बेटा चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड। मतलब जो टीलर्स होते थे उनके पास कोई लैंड तो होती नहीं थी, वो जमींदार के यहाँ काम करते थे। तो मतलब एक तरीके से लैंड रिफॉर्म्स किए गए, तो ओनरशिप दे दी गई टीलर्स को कि आपकी खुद की भी कोई जमीन होगी। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हुई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को यूज किया था। तो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स यूजिंग द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। एंड द लास्ट वन इज मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस क्या होता है? पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सोल्ड इन द मार्केट। हमने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाया उसे हमने मार्केट में सेल कर दिया। मोटिव क्या था? प्रॉफिट कमाने के। ऐसी चीज को हम मार्केटेड सरप्लस बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज विच इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ 1 करोड़ एंड विच रिक्वायर्स मोर यूज ऑफ लेबर। देखिए बेटा, कह रहा है कि इसमें लेबर जो है वो ज्यादा लगता है और 1 करोड़ इसका पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का। हालांकि अब ये लिमिट जो है वो बढ़ा भी दी गई है। तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ
तो इसमें ये ट्रू है, फॉल्स है, या पार्शली ट्रू है, या कांट से। तो आप कहेंगे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है 1 करोड़, और इसके अंदर लेबर बिल्कुल सही कहा गया है कि इसमें बहुत ज्यादा लेबर लग सकता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए, मतलब ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ दीज नेशंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय सोशलिस्ट प्रिंसिपल। मैंने आपको जो आपका एक क्वेश्चन आया था पीछे कि इंडिया के अंदर कौन सा पैटर्न लिया गया, तब बताया था कि सोशलिस्ट क्या होता है और जो मिक्स होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है सोशलिस्ट प्रिंसिपल किसमें लगाए गए हैं, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री के अंदर है। तो इंडिया के अंदर नहीं है, चाइना के अंदर है, बट हमें तो दोनों पोर्शन ऐसे देखने हैं जिनमें दोनों में सोशलिस्ट हो। तो चाइना और इंडोनेशिया नहीं है, क्यूबा और इंडोनेशिया बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के अंदर भी सोशलिस्ट है और क्यूबा के अंदर भी सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट का दूसरा नाम सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी होता है। तो 7th का ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन आता है 8th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडिया की जो प्लानिंग है उसका सबसे मेन जो पर्टिकुलर इंसान है जिसने उसका पूरा मतलब एक स्ट्रक्चर दिया था वो कौन है। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, पीसी महालनोबिस उसको बोला जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9th, प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड विद द हैवी रिलायंस ऑन द सेक्टर। जो इंडिया के अंदर प्लानिंग स्टार्ट हुई थी उसमें इंडिया जो है वो किस पे ज्यादा विश्वास रखती थी। तो बेटा अगर मैं बात करूं 1950 से लेकर 1990 तक इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर के ऊपर रिलायंस होता था, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर रिलायंस होता था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिलायंस जो है वो नहीं होता था। 1990 के बाद में हमने रिलायंस जो है जो विश्वास है वो प्राइवेट सेक्टर पे दिखाया था, उससे पहले ये पब्लिक पे होता था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर जाएगा वो है ऑप्शन ए, पब्लिक सेक्टर। देन चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। Jawaharlal Nehru and many other leaders favored capitalism for India. The given statement is, जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह हैं इन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर कैपिटलिज्म आना चाहिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन सब ने क्या कहा था, कैपिटलिज्म नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा था कि एक तरीके से हमारे इंडिया के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए जिसके अंदर हम गवर्नमेंट की चला सके। तभी तो 1950 से लेकर 1990 तक क्या आया था हमारे पास में, हमारे यहाँ पे होती थी एक तरीके से पब्लिक सेक्टर के ऊपर रिलायंस। और अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि मिक्स इकोनॉमी हो सकती है, बट कैपिटलिज्म के लिए उन्होंने कभी भी फेवर नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11th में भी हमें कॉम्बिनेशन देखना है। तो सोशलिज्म क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का ओनरशिप हो, कैपिटलिज्म जिसमें प्राइवेट की ओनरशिप हो, मिक्स्ड जिसमें दोनों की ओनरशिप हो, और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11th का जो सही ऑप्शन जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12th, which among the following is the primary objective of economic planning in construct of India। इंडिया के अंदर जो बेसिक सा मेन रीजन था इकोनॉमिक प्लानिंग का वो था बेटा ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। इंडिया के अंदर जो प्लानिंग लाई गई थी वो ग्रोथ करने के लिए और साथ में इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेक्टर रिसीव्ड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5-year प्लान। जब हमने 1951 से 1956 तक जब पहला प्लान लगाया तो हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी थी, हमने प्रायोरिटी दी थी एग्रीकल्चर सिस्टम को। क्यों दी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा बैकवर्ड था, स्टेगनेंट था, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं थी। इस वजह से सबसे पहले 5-year प्लान में हमने एग्रीकल्चर, सेकंड में सेकेंडरी, और धीरे धीरे हमने फिर टर्सरी और बाकी और चीजों पे ध्यान दिया था। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, Dash refers to increase in the country's capacity to produce an output of the goods and services within an economy। इस सारी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा ये क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जब आउटपुट लेवल बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही बढ़ती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 15, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, जब हम आजाद नहीं हुए थे उससे पहले, इंडिया हैज ऑलवेज फोकस्ड ऑन बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट or a self-reliant nation. This goal in the present Modi era has been termed as
इसको क्या बोला गया है? आत्मनिर्भर भारत बोला गया है। देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं हमारे उस इंडिया की, जब हमारा देश जो है आज़ाद नहीं हुआ था, या पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करूं, तो हम सिर्फ इतनी खेती बाड़ी करते थे कि हम खुद के ऊपर निर्भर रहे। अगर आज मैं मोदी सरकार के बिहाफ पे इसकी बात करूं, तो ऐसे भारत को आत्मनिर्भर भारत बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, अ प्लान शुड हैव some well specified goals, which of the following is incorrect with regard to goals of 5-year plan? एक प्लान जो होता है उसका गोल जरूर ही होता है। अगर हमने कोई प्लान बनाया है तो ऑब्वियस सी बात हमारा कोई गोल भी रहा होगा, तो इसके रिगार्डिंग कौन सी बात गलत है? देखिए, एन इंक्रीज इन द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज को बढ़ाना। चेंज इन द सोसाइटी इकोनॉमिक आउटलुक, हमें जो इकोनॉमिक आउटलुक था वो चेंज करना था। बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी विद वाइडनिंग वेज प्रायोरिटी, ऐसा कभी नहीं था, हम चाहते थे हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर ही रहे। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है, इसके अंदर इनकरेक्ट है। चलते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पेक्यूलियर अबाउट द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी? अगर इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग बात करूँ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसके अंदर कौन सी बात जो है वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है? डायरेक्ट जंप फ्रॉम एग्रीकल्चर सर्विसेज विद लेटर कंट्रीब्यूटिंग मोर टू जीडीपी। हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसके अंदर एक तरीके से डायरेक्ट जंप हुआ था एग्रीकल्चर सर्विसेज का, और बाद में क्या हुआ था? कंट्रीब्यूट हुआ था जीडीपी के अंदर। देखिए बेटा, हमारे जो इंडियन एग्रीकल्चर है सभी लोग उसी पे डिपेंड करते हैं, बट फिर भी जो कंट्रीब्यूशन है वो किस में जाता है? जीडीपी में कम जाता है। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हुई है स्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी की, इसके अंदर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी जाएगा 17 का। चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। लैंड रिफॉर्म्स मेजर वर सक्सेसफुल इन विच ऑफ द गिवन स्टेट्स? लैंड रिफॉर्म्स हुए थे वो कहाँ कहाँ ज्यादा हुए थे? तो बेटा, पंजाब एंड हरियाणा, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, केरला एंड वेस्ट बंगाल। तो लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो केरला और वेस्ट बंगाल के अंदर हुए थे, मतलब यहाँ पे रिफॉर्म्स जो है वो किए गए थे। चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। इसमें अरेंज करना है हमें कि पहले कौन सी चीज आई थी, बाद में कौन सी चीज आई थी। तो देखिए बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हमारा आया था 1970-80s के अंदर। सेटिंग अप कार्वे कमेटी 1955 के अंदर आई थी। सेटिंग अप प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा थर्ड ऑप्शन है, फिर सेकंड है, फिर फर्स्ट है, फिर फोर्थ है। तो 19th का ऑप्शन बी जाएगा। अब आते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन 20th की तरफ। अचीव्ड ग्रोथ रेट हैज ऑलवेज बीन हायर देन द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1950। द गिवन स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बोला गया बेटा कि जो हमारी अचीव्ड ग्रोथ रेट थी वो हमेशा ज्यादा थी एक्सपेक्टेड से। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमने जो पहले एक्सपेक्ट कर लिया कि हमारी जीडीपी 9 या 10 जाएगी, हमारी कभी गई ही नहीं। या तो हमारी 7 पे रह जाती थी या 6 पे, मतलब हम कम रहते थे ना कि हाइयर रहते थे। तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही गलत है। अब मैं आपको जो थर्ड चैप्टर है उसकी जो 20 क्वेश्चंस है वो कल प्रोवाइड करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।